स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्सस एजुकेशन के एग्री प्रो बैच में। शान से पढ़ाई टॉपर्स का गैंग। तो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे राइस कल्टीवेशन के बारे में, मतलब धान की खेती के बारे में, कि आखिरकार जो जिसे हम चावल कहते हैं उसकी खेती कैसे होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को बिना समय गवाए। तो बात करते हैं हम राइस की, मतलब जिसे हम धान भी बोलते हैं। हम एक पेन ले लेते हैं। देखिए, राइस मतलब चावल। जो राइस है उसका बोटैनिकल नेम है ओराइजा सटाइवा। क्या नाम है उसका बोटैनिकल नेम? ओराइजा सटाइवा। क्या है उसका बोटैनिकल नेम? ओराइजा सटाइवा। हमेशा याद रखिए, बोटैनिकल नेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये आपको याद होने ही चाहिए। तो जो बोटैनिकल नेम है चावल का वो है ओराइजा सटाइवा। जो क्रोमोसोम नंबर है, इसका क्रोमोसोम नंबर क्या है? 2n इज इक्वल्स टू 24। क्या है इसका क्रोमोसोम नंबर? 2n इज इक्वल्स टू 24। अब इसका ओरिजिन क्या है? ओरिजिन बोल लो या फिर सेंटर ऑफ ओरिजिन बोल दो। जो इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन मतलब इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, जो चावल की उत्पत्ति है, मतलब चावल कहां पे सबसे पहली बार उगाया गया, कहां से चावल सबसे पहले पाया गया, तो वो कौन सी जगह है? वो है हमारा साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया इज द रीजन वेयर इज द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ राइस। अब देखिए, ये जो दो साइंटिस्ट थे, डी कैंडोले इन 1886 एंड वाट 1892, इन्होंने बताया था कि जो चावल की खेती हुई थी सबसे पहली बार पाए गए थे, जो चावल के अवशेष हैं जो पाए गए थे साउथ इंडिया में, जहां पे सबसे पहले चावल की खेती हुई थी, वेयर कल्टिवेटेड राइस ओरिजिनेटेड। वहीं वेविलोव ने इन 1926 बताया कि जो इंडिया और बर्मा है वो रिगार्ड किया जाता है एज द सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड राइस। मतलब हम जिस चावल की खेती करते हैं वो कहाँ पे हुआ था सबसे पहले? इंडिया और बुर्मा में। तो जो चावल का सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो क्या है? साउथ ईस्ट एशिया है, या फिर इसे कुछ लोग इंडिया भी लिख देते हैं। अब बात करते हैं इसकी फैमिली की। कौन सी फैमिली में आता है? ये आता है ग्रामिनी फैमिली में। फैमिली क्या है इसकी? ग्रामिनी फैमिली है। तो अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन राइस एंड पैडी। राइस और पैडी में आखिर डिफरेंस क्या है? तो देखिए, जो पैडी है उसका सब पहला जो पॉइंट है, जो डिफरेंस वाला पॉइंट है, वो ये है कि पैडी रेफर्स टू द राइस ग्रेन दैट इज स्टिल एनक्लोज इन इट्स प्रोटेक्टिव हस्क और हल। इट इज हार्वेस्टेड फ्रॉम द राइस प्लांट बट नॉट येट प्रोसेस्ड टू रिमूव द हस्क। मतलब ये जो पैडी होता है, मतलब धान जो होता है, वो क्या होता है, वो क्या उसमें ये होता है, उसमें प्रोसेसिंग नहीं होती है। जैसे कि आप नॉर्मली देखते हो चावल, चावल आप देखते हो, तो चावल जो होता है, चावल का जो दाना आप देखते हो, तो वो क्या है? प्रोसेस्ड है। लेकिन जब वही क्या हो, अपने क्रॉप में लगा हुआ हो, मतलब उसके ऊपर उसका हस्क, उसके कवर चढ़ी हो, तो वो क्या कहलाती है? पैडी कहलाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? पैडी बोलते हैं। फिर तो अब उसको राइस नहीं बोलते, उसको हम पैडी बोलते हैं, धान बोलते हैं। इट इज हार्वेस्टेड फ्रॉम द राइस प्लांट बट नॉट येट प्रोसेस्ड। मतलब ये, इसको आपने हार्वेस्ट तो कर दिया लेकिन अभी उसकी क्या नहीं करी है? प्रोसेसिंग नहीं करी है। मतलब जो चावल का जो है, जो दाना है जिसे हम कंज्यूम करते हैं, वो अभी भी किस में? अपने हस्क और हल में, प्रोटेक्टिव जो लेयर होती है उसमें एनक्लोज्ड है, उसके अंदर है। तो क्या होगा, जब हम उसकी प्रोसेसिंग कर देंगे, जब हम उसको उतार देंगे, उसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर, जो उसका हस्क और हल है, तो क्या होता है? तब हमें क्या मिलता है? राइस मिलता है। तो जब तक प्रोसेसिंग नहीं हो रखी होती है तब तक उसको हम क्या बोलते हैं? पैडी बोलते हैं। अब वहीं राइस रेफर टू द ग्रेन दैट हैज हैड इट्स हस्क, ब्रैन एंड जर्म रिमूव्ड। मतलब राइस वो होता है जिसमें कि हम क्या कर देते हैं, उसका जो भी प्रोटेक्टिव कवरिंग है, हस्क है, ब्रान है, उस पे लगा हुआ, तो उसको हम क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। तो उसको हम क्या बोल देते हैं? राइस बोल देते हैं। इट इज द फाइनल प्रोडक्ट दैट इज रेडी फॉर कुकिंग एंड कंजप्शन। ये एक फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है क्योंकि ये आफ्टर प्रोसेसिंग का होता है। जब प्रोसेसिंग हो चुकी है तो इसे हम क्या करते हैं? डायरेक्ट कुकिंग या कंजप्शन की प्रोसेस में यूज कर सकते हैं। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों में, पैडी और राइस में मेजर डिफरेंस ये है, ठीक है, कि जो पैडी होता है उसमें जो राइस है वो क्या होता है? एनक्लोज होता है प्रोटेक्टिव लेयर्स में अपनी, जैसे हस्क है, हल है, ठीक है, लेकिन उसकी प्रोसेसिंग नहीं हो रखी होती है।
मतलब उस प्रोटेक्टिव लेयर को अभी तक उतारा नहीं गया है, तो जब तक उतारा नहीं जाएगा उसको पैडी बोला जाएगा। जब उसको क्या होगी, उसकी प्रोसेसिंग हो जाएगी, उसका हस्क और हल रिमूव कर दिया जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, जो फाइनल प्रोडक्ट आता है जिसको हम, जो क्या होता है, रेडी होता है कुकिंग के लिए और कंजप्शन के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, राइस बोलते हैं। पैडी इज द रॉ अनप्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ राइस एज इट इज हार्वेस्टेड फ्रॉम द फील्ड। मतलब पैडी क्या है, कच्चा है, रॉ है, अनप्रोसेस्ड है, उसकी कोई प्रोसेसिंग नहीं हुई है और केवल उसकी अभी फील्ड से हार्वेस्ट करके लाया गया है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पैडी बोलते हैं। वहीं जो राइस है, जो चावल है, वो क्या होता है, प्रोसेस फॉर्म होता है पैडी का। मतलब जब आप पैडी को प्रोसेस कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको, राइस मिल जाएगा। आफ्टर इट हैज अंडरगोन क्लीनिंग, जब उसकी सफाई कर दोगे, हलिंग और मिलिंग हो जाती है उसकी, तो वो क्या मिलता है आपको, राइस मिल जाता है। जब पैडी का क्लीनिंग प्रोसेस हो जाती है तो राइस क्या है, प्रोसेस फॉर्म है पैडी का। जब पैडी की प्रोसेसिंग होगी तो हमें क्या मिलता है, राइस मिलता है। पैडी हैज टफ आउटर हस्क दैट नीड्स टू बी रिमूव्ड बिफोर द राइस कैन बी कंज्यूम्ड। मतलब पैडी के ऊपर एक टफ आउटर लेयर होती है जिसे हम हस्क बोलते हैं, जिसे रिमूव करना जरूरी होता है, ठीक है, बिफोर द राइस कैन बी कंज्यूम्ड, राइस को कंज्यूम्ड करने से पहले। इट इज जनरली कैसी होती है, जनरली ब्राउनिश कलर का होता है। ड्यू टू हस्क, हस्क के कारण क्या होता है, ब्राउन कलर का होता है। राइस इज टिपिकली व्हाइट, जबकि यह जो चावल होता है, चावल का जो दाना होता है वो कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है, जो कि क्या होता है, पॉलिश्ड राइस होता है या फिर ब्राउन कलर का होता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, होल ग्रेन और अनपॉलिश्ड राइस होता है। इट इज फ्री ऑफ टफ हस्क, जो राइस होता है वो फ्री होता है हस्क से। पैडी में हस्क था लेकिन राइस में हस्क नहीं होता है। तो ये क्या होता है, जिस वजह से जो ये राइस होता है वो सुटेबल हो जाता है कुकिंग के लिए और ईटिंग के लिए। पैडी अंडरगोज सेवरल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग क्लीनिंग, हलिंग, हलिंग मतलब होता है रिमूवल ऑफ हस्क, एंड मिलिंग टू प्रोड्यूस कंज्यूमेबल राइस। मतलब पैडी को डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेसेस से गुजरना होता है, जैसे कि क्लीनिंग, हलिंग, हलिंग मतलब रिमूवल ऑफ हस्क, और साथ ही साथ मिलिंग होती है इसकी, तो ताकि क्या हो सके, कंज्यूमेबल राइस हमें मिल सके। वहीं राइस क्या होता है, राइस इज ऑब्टेन्ड बाय रिमूविंग द हस्क। और राइस क्या है, रिमूव कैसे ऑब्टेन होता है, हस्क के रिमूव करने पे ऑब्टेन होता है। एंड ऑफन द ब्राउन लेयर, जिसे हम कहते हैं पॉलिशिंग, फ्रॉम पैडी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइस, जैसे अलग अलग तरीके के राइस होते हैं, जैसे व्हाइट राइस होता है, ब्राउन राइस होता है, पैराबॉल्ड राइस होता है और एक्सेट्रा। रिजल्ट फ्रॉम वेरिंग डिग्री ऑफ मिलिंग एंड प्रोसेसिंग। जितनी हम जैसे जैसे प्रोसेसिंग करते जाएंगे, जितनी हम उसकी मिलिंग करेंगे, उस हिसाब से क्या होता है, राइस की कैटेगरीज भी डिवाइड होती है। तो ये थे हमने डिफरेंस पढ़े राइस और पैडी के बीच में। अब देखिए, अब इन ये जो मैंने आपको फोटोज लगा रखी हैं, इससे बहुत हद तक आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, जो पैडी है उसमें क्या है, जो राइस का जो दाना है वो क्या है, कवर है किससे, हस्क से। देखिए ये रहा, अभी इसकी जो आउटर लेयर है वो रिमूव नहीं की गई है। वहीं चावल क्या होता है, राइस जो होता है वो क्या करते हैं, उसमें हम इसकी जो आउटर लेयर है जो क्या होती है वो रिमूव हो चुकी है। तो देखिए कैसे व्हाइट कलर का पॉलिश दाना हमें मिल जाता है। तो ये क्या है, ये रेडी टू ईट है, मतलब इसे आप अब तुरंत ही आप इसे खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं या कंज्यूम करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रोसेसिंग की जरूरत होती है। पहले हमें ये जो ये आउटर कवरिंग होती है, इसकी जो आउटर प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इनको रिमूव करना पड़ता है। लेकिन राइस में ऐसा नहीं है, राइस में ऐसे कुछ रिमूव नहीं करना पड़ता, क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोसेस हो जाता है जब पैडी, तभी ये हमें मिलता है। तो इसमें कोई प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं होती है। तो आप अब आपको काफी हद तक क्लियर हो गया होगा पैडी और राइस में डिफरेंस आखिरकार होता क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने आगे के टॉपिक पे, कि अब हमारा टॉपिक आता है, अब राइस की आखिरकार इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इसका आर्थिक महत्व क्या है। जो राइस है उसका आर्थिक महत्व क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आखिर क्या है उसकी। तो सबसे पहले पॉइंट आता है हमारा फूड सिक्योरिटी, मतलब खाद्य सुरक्षा। ये क्या है, एक तरीके का स्टेपल फूड है। राइस इज द स्टेपल फूड फॉर मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। मतलब आधी से ज्यादा पॉपुलेशन इस पे डिपेंड करती है। जो ये राइस है इस पे क्या करती है, डिपेंड करती है। राइस क्या है, उनका भोजन है। पर्टिकुलरली इन एशिया, खासकर एशिया में, विच एंश्योर फूड सिक्योरिटी फॉर बिलियंस ऑफ पीपल, जहां करोड़ों लोगों के जो है क्या करते हैं, खाद्य सुरक्षा की बात
जो है इस वजह से जो राइस की जो कल्टीवेशन है उसकी वजह से सुनिश्चित की जाती है उनकी सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा को। इसमें फूड सिक्योरिटी में एक और पॉइंट आता है कैलोरिक इनटेक। मतलब ये क्या करता है, इट प्रोवाइड अ सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ डेली कैलोरिक इनटेक स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज है, मतलब जो अभी डेवलप कर रही हैं, उन कंट्रीज में ये जो जो हमारा जो राइस है वो क्या करता है, एक सब्सटेंशियल पोर्शन प्रोवाइड कराता है डेली डेली कैलोरिक इनटेक के लिए। मतलब जो डेली कैलोरी की रिक्वायरमेंट है उसको क्या करता है, फुलफिल करता है राइस। ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट जो कि है एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड। मतलब ये रोजगार भी देता है लोगों को। एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट बहुत मिलती है। मिलियंस ऑफ फार्मर्स वर्ल्ड वाइड रिलाई ऑन राइस कल्टीवेशन। लाखों किसान जो हैं चावल की खेती पे डिपेंड करते हैं और अपना घर चला रहे हैं इसी चावल की खेती पे। इन कंट्रीज लाइक कुछ जैसे कि इंडिया, चाइना एंड वियतनाम, आ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रूरल पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन राइस फार्मिंग। मतलब ये जो कंट्रीज के नाम मैंने लिए, इंडिया, चाइना एंड वियतनाम, ये क्या है, यहाँ पे बहुत अहम हिस्सा है क्या, चावल की खेती। क्योंकि जो रूरल पॉपुलेशन है वो क्या करता है, ज्यादातर इंगेज है किसमें, राइस फार्मिंग में इंगेज है, बिजी है। इसी वजह से उन लोगों का घर चल पाता है। Supply chain employment. The rice supply chain, including processing, transportation, and retail, employs millions more, contributing to the economics overall employment rates. मतलब जो राइस का जो सप्लाई चेन है उसकी प्रोसेसिंग से लेके ट्रांसपोर्टेशन से लेके रिटेल तक, ये क्या करता है, लाखों लोगों को रोजगार देता है। जो और ये क्या, जो ये रोजगार है ये क्या करता है, कंट्रीब्यूट करता है कंट्री की इकोनॉमी में, contributing to the economy's overall employment rates। अब बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की जो कि है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मतलब ये आर्थिक स्थिरता देता है। जैसे रेवेन्यू जनरेशन करता है। रेवेन्यू जनरेशन मतलब पैसा पैसा मिलता है, इससे इससे रेवेन्यू जनरेट होता है। राइस इज अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर मेनी कंट्रीज थ्रू बोथ डोमेस्टिक सेल्स एंड एक्सपोर्ट्स। कई सारे जो देश हैं इसके एक्सपोर्ट से, साथ ही साथ इसके अंदरूनी डोमेस्टिक सेल से ही, मतलब अपने देश में इसकी सेल करके क्या करते हैं, बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर लेते हैं। फॉर इंस्टेंस कंट्री जैसे कि थाईलैंड, इंडिया एंड वियतनाम आर मेजर राइस एक्सपोर्टर। ये क्या है, मेजर राइस एक्सपोर्टर है। कौन, थाईलैंड, इंडिया एंड वियतनाम। प्राइस स्टेबिलिटी। इस आप देखिए जब इतने सारे देश क्या कर रहे हैं, चावल की खेती कर रहे हैं, तो इस वजह से क्या होता है, जो चावल की जो दाम है उनमें क्या रहती है, स्थिरता रहती है। एकदम से चावल एकदम से हाई रेट पे नहीं पहुंचता है। वो इतना रहता है कि गरीब गरीब वर्ग का व्यक्ति भी उसको क्या कर सकता है, उसको कर सकता है। देखिए, एज अ स्टेपल फूड द प्राइस ऑफ राइस इज क्रूशियल फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। एक स्टेपल फूड की तरह देखा जाए तो जो प्राइस ऑफ राइस है ये क्रूशियल है फॉर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। अगर यही महंगा हो जाएगा या गरीब लोगों की पहुंच से बाहर चला जाएगा तो बहुत ज्यादा क्या होगा, बहुत ज्यादा जो इकोनॉमिक क्या है, ये जो आर्थिक स्थिति है उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। स्टेबल राइस प्राइसेस हेल्प मेंटेन लो इन्फ्लेशन रेट पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग कंट्रीज। इस वजह से क्या होता है, जो महंगाई दर है वो बढ़ता नहीं है, और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो क्या करती हैं, उनका जो प्राइस जो है, जो रेट है वो क्या रहता है, स्टेबल रहता है। तो ये इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ट्रेड एंड एक्सपोर्ट, जो एक्सपोर्ट रेवेन्यू होता है, कंट्रीज एक्सपोर्ट राइस अर्न सब्सटेंशियल फॉरेन एक्सचेंज। इससे जब कंट्रीज जो हैं, जो देश हैं, जब इसका एक्सपोर्ट करते हैं तो काफी अच्छा उनका फॉरेन एक्सचेंज होता है, जो कि कंट्रीब्यूट करता है नेशनल इनकम में, कंट्रीब्यूटिंग टू देयर नेशनल इनकम। जैसे कि इंडिया, थाईलैंड आर अमंग टू द टॉप राइस एक्सपोर्टर्स ग्लोबली। ट्रेड बैलेंस, राइस एक्सपोर्ट्स हेल्प improve the trade balance of exporting countries, reducing trade deficits। राइस क्या है, राइस एक्सपोर्ट क्या करता है, इंप्रूव करता है ट्रेड बैलेंस को ऑफ बिटवीन एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। जो एक्सपोर्ट कर रही हैं कंट्री उनके बीच में क्या करता है, जो व्यापार हो रहा है उसको क्या करता है, बैलेंस करके रखता है। टेक्नोलॉजिकल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में भी इसका बहुत ज्यादा योगदान है। इनोवेशन इन एग्रीकल्चर,
The need to improve rice field has driven significant agricultural research and innovation. चावल की जो यील्ड है, खेती है, उनकी उपज है, उसको क्या करना, बढ़ावा देने की वजह से जो क्या है, एग्रीकल्चर रिसर्च और इनोवेशन में बहुत ज्यादा तरक्की हुई है. दिस इंक्लूड्स द डेवलपमेंट ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटीज, पेस्ट रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स एंड इम्प्रूव इरिगेशन टेक्निक्स. इस वजह से क्या हुआ है, हाई यील्डिंग वेराइटीज का भी डेवलपमेंट हुआ है, साथ ही साथ पेस्ट रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स भी आए हैं, और साथ ही साथ इरिगेशन टेक्निक्स में भी तरक्की हुई है. ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति. राइस वाज सेंट्रल टू द ग्रीन रेवोल्यूशन. जब हरित क्रांति आई थी तो चावल क्या था, जो मेन क्रॉप थी. जो क्रांति में, जो हरित क्रांति में चावल का भी बहुत अहम रोल था. विच सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड फूड प्रोडक्शन इन डेवलपिंग कंट्रीज एंड इम्प्रूव फूड सिक्योरिटीज. तो क्या हुआ, जिस वजह से क्या हुआ, जो फूड प्रोडक्शन बढ़ा डेवलपिंग कंट्रीज में, जो कंट्रियां अभी डेवलप हो रही है उनमें क्या हुआ, फूड प्रोडक्शन बढ़ा, साथ ही साथ जो उनकी फूड सिक्योरिटी है वो भी इंप्रूव हुई थी. तो अब हम बढ़ते हैं आगे इस टॉपिक पे, जिसमें कि हम बताएंगे आपको कि आखिर चावल को उगाने के लिए उसकी क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट क्या है. मतलब क्लाइमेट कैसा होना चाहिए जिसमें कि चावल की खेती अच्छी तरीके से हो सके, और साथ ही साथ कौन सी मिट्टी जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, जिस वजह से चावल की खेती बहुत बहुत अच्छी तरीके से हो पाती है. तो चलिए जानते हैं अब हम इसके बारे में. देखिए, जो बेस्ट सूटेड फॉर रीजन विच हैव हाई ह्यूमिडिटी, प्रोलॉन्ग्ड सनशाइन एंड एन अश्योर सप्लाई ऑफ वाटर. मतलब चावल की खेती वहां अच्छी हो सकती है जहां पे हाई ह्यूमिडिटी हो, उमस बहुत ज्यादा हो, और साथ ही साथ सनशाइन बहुत हो, और पानी जो है, पानी का बहुत अहम रोल है चावल की खेती में. धान की खेती में जो पानी का रोल सबसे ज्यादा मेन रोल है, वो क्या है कि इसमें अश्योर सप्लाई ऑफ वाटर होना चाहिए. पानी अच्छी खासी मात्रा में आपके पास होना चाहिए. ये 3000 मीटर अबव सी लेवल पे बहुत अच्छी तरीके से होते हैं. इसका जो एवरेज टेम्परेचर है वो है 21 डिग्री टू 31 डिग्री सेल्सियस, जो एवरेज टेम्परेचर है जिसमें कि ये बहुत अच्छी तरीके से ग्रो कर सकता है. फॉर ब्लूमिंग टेम्परेचर, इसमें क्या, ब्लूमिंग के लिए, ब्लूमिंग मतलब इसमें फ्लावर इनिशिएशन के लिए 26.5 से लेके 29.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर होना चाहिए. और टाइम ऑफ राइपनिंग, जब चावल पकने लगता है तब इसको टेम्परेचर की, कितने टेम्परेचर की जरूरत होती है, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत होती है. और राइस क्या है, राइस एक शॉर्ट डे प्लांट है. राइस क्या है, एक शॉर्ट डे प्लांट है. सॉइल हैविंग हाई वाटर रिटेंशन. अब इसको कौन सी मिट्टी की जरूरत होती है, किस तरीके की मिट्टी में ये बहुत अच्छी तरीके से इसकी उपज होती है, वो ये है कि जो वो मिट्टी जिसमें हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होती है. मतलब जो चावल, वो मिट्टी जिसमें कि पानी बहुत ज्यादा, वो मिट्टी जो पानी को बहुत ज्यादा देर तक पकड़ कर रख सकती है. विद गुड अमाउंट ऑफ क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर, जिसमें बहुत अच्छे अमाउंट में क्ले, देखिए ना, जो मिट्टी है वो तीन चीजों से मिलकर बनी होती है, सैंड, सिल्ट और क्ले. पर जिसमें कि क्ले का अमाउंट अच्छा हो, वो जो सॉइल होती है वो बहुत अच्छी होती है चावल की खेती के लिए. और साथ ही साथ उसमें ऑर्गेनिक मैटर भी प्रेजेंट होना चाहिए. तो ये 3 पॉइंट हो गए. सॉइल, एक तो भाई हाई वाटर रिटेंशन कैपेसिटी होनी चाहिए, साथ ही साथ गुड अमाउंट ऑफ क्ले होना चाहिए, और ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट होना चाहिए. तो क्ले और क्ले लोमी सॉइल जो है वो सबसे ज्यादा सुटेबल होती है फॉर राइस कल्टीवेशन. और राइस क्या है, राइस इज द सेमी एक्वेटिक क्रॉप है. मतलब ये ज्यादातर समय पानी में रहती है. तो ये क्या है, सेमी एक्वेटिक क्रॉप है विच ग्रो इन सबमर्ज्ड कंडीशन. मतलब ये डूबी हुई कंडीशन में होती है. पीएच इसका कितना होना चाहिए, 5.5 से 6.5 होना चाहिए. इट कैन बी ग्रोन ऑन अल्कली सॉइल ऑल्सो आफ्टर ट्रीटिंग इट विद जिप्सम एंड पायराइट. हम इसको अल्कली सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं अगर हमने उस मिट्टी को किससे ट्रीट कर रखा हो, जिप्सम और पायराइट से ट्रीट कर रखा हो. तो अब हम बात करते हैं सीजन ऑफ राइस कल्टीवेशन इन इंडिया, कि भारत में कितने सीजन में क्या होती है, राइस की कल्टीवेशन होता है या राइस की खेती की जाती है. तो देखिए, वैसे तो खरीफ राइस को किस सीजन में काउंट किया जाता है, खरीफ सीजन में काउंट किया जाता है. पर इसका 3 सीजन में क्या होती है क्रॉपिंग, मतलब इसकी जो खेती होती है, कल्टीवेशन 3 सीजन में होता है. औस मतलब ऑटम, दूसरा है अमन, खरीफ और विंटर, तीसरा है बोरो और समर. ये देखिए, जो औस है, जो ये एक वर्ड है औस, जो उसको डिराइव किया गया है संस्कृत वर्ड आशु से, जिसका मतलब होता है क्विकली और अर्ली.
वैरायटीज ग्रोन ड्यूरिंग प्री मानसून, ये वो वैरायटीज होती हैं जिनको मानसून आने से पहले ग्रो किया जाता है और हार्वेस्ट कर लिया जाता है अगस्त से सितंबर तक। इस वजह से इसको क्या कहा जाता है, ऑटम राइस कहा जाता है, क्योंकि इसका हार्वेस्टिंग टाइम क्या है, ऑटम सीजन में है। अब हम बात करते हैं दूसरे सीजन की, जो कि है हमारा अमन। अमन राइस भी बोलते हैं इसको, खरीफ राइस या विंटर राइस भी बोलते हैं। अमन क्या है, एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है सेफ्टी, विच इंडिकेट स्टेबिलिटी ऑफ क्रॉप। अमन राइस इज ऑल्सो कॉल्ड विंटर राइस ड्यू टू हार्वेस्टिंग इन विंटर। अब इसकी हार्वेस्टिंग विंटर सीजन में होती है, इसलिए इसको विंटर राइस भी कहा जाता है, और ये खरीफ सीजन भी लगता है, इसलिए इसको खरीफ राइस भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरा सीजन, जो कि है बोरो या फिर समर। Rice grown in submerged land, lower in lower, grown during Jan to Feb या फिर April to May. It is harvested in summer season. इसकी हार्वेस्टिंग समर सीजन में की जाती है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, समर राइस भी बोला जाता है या फिर बोरो राइस भी बोला जाता है। अब ये अमन का मतलब जो सेफ्टी होता है, इसका मतलब ये है क्योंकि इस सीजन में जो हम क्रॉप को कल्टीवेट करते हैं, अपनी राइस क्रॉप को जब हम किसकी खेती करते हैं, तो ये क्रॉप कैसी होती है, स्टेबल होती है, मतलब जो इसकी यील्ड होती है ना वो अच्छी आती है, जिस वजह से इसको क्या कहा जाता है, अमन राइस भी कहा जाता है। अमन एक अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब होता है सेफ्टी। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम जानते हैं दो वैरायटीज के बारे में, राइस की जो दो वैरायटीज जो बहुत ज्यादा फेमस है। नंबर 1 पे जो हमारे इंडिया में ग्रोन की जाती है वो है ओराइजा सटाइवा, और जो कि दूसरी है ओराइजा ग्लैबरीमा, जो कि साउथ अफ्रीका में ग्रोन की जाती है। ओराइजा सटाइवा के अंतर्गत भी 3 वैरायटीज आती हैं। सबसे पहले आती है इंडिका राइस, जिसका मतलब है जो कि क्या है, एक ट्रॉपिकल राइस है, ग्रोन इन इंडिया। ये ट्रॉपिकल राइस है और कहाँ ग्रोन की जाती है, इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। ये एक ऑनलेस और शॉर्ट ऑन वेराइटी है। ऑनलेस मतलब क्या, देखिए जो ये प्लांट्स के ऊपर, सॉरी जो ये इसका पैनिकल है, इसके ऊपर देखिए कैसे ये जो ऑन निकले हुए हैं, जो ये धागे जैसे नुकीले वो धागे जैसे होते हैं, ये निकल रहे हैं, तो ये क्या कहते हैं, इन्हें ऑन कहा जाता है। अब जब ये नहीं होता है तो इसको बोला जाता है ऑनलेस बोला जाता है, और ये होते हैं तो इन्हें बोला जाता है ऑन्ड बोला जाता है। तो जो इंडिका राइस वैरायटी है वो होती है ऑनलेस या फिर शॉर्ट ऑन वैरायटी होती है, और ये मैच्योर होने में भी टाइम लगाती है, लेट इन मैच्योरिटी होती है, और इसकी स्टेम क्या होती है, लॉन्ग होती है। वहीं जो जापानिका राइस है वो टेम्परेट होती है और सब ट्रॉपिकल राइस होती है, जो कि ग्रो होती है जापान में। अर्ली मैच्योरिटी होती है, और ये फोटोसिंथेटिकली काफी एक्टिव होती है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव होती है टू नाइट्रोजन फर्टिलाइजर एंड नो लॉजिंग, मतलब ये फसल गिरती नहीं है। लॉजिंग का मतलब होता है फसल का गिर होती है। अब देखिए गिरेगा वो जिसकी जो लंबा होगा, जिसकी जो स्टेम होगी वो लंबी होगी, तो उसके गिरने का डर ज्यादा होगा एज कंपेरेटिवली उसकी जिसकी जो स्टेम है वो क्या हो, छोटी हो। तो जो जापानिका राइस है उसमें लॉजिंग नहीं होती है, और साथ ही फोटोसिंथेटिकली बहुत एक्टिव होते हैं, और नाइट्रोजन फर्टिलाइजर का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है इनसे। अब हम बात करते हैं तीसरी वैरायटी की, जो कि है जवानी का। ये क्या है, वाइल्ड फॉर्म है राइस का, जंगली जो चावल है वो है, और इसको कहाँ ग्रो किया जाता है, इंडोनेशिया में ग्रो किया जाता है। कहाँ ग्रो किया जाता है, इंडोनेशिया में ग्रो किया जाता है। अब देखिए राइस इन्फ्लोरेसेंस, मतलब राइस पे जो फूल लगता है उसको क्या बोलते हैं, पैनिकल बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप याद रखेंगे। राइस के इन्फ्लोरेसेंस को क्या बोलते हैं, पैनिकल बोलते हैं। अब हम बढ़ते हैं राइस की हिस्ट्री की तरफ। अब हमने ये तो जान लिया कि धान की जब हम खेती करते हैं तो कैसा क्लाइमेट होना चाहिए, कैसी सॉइल होनी चाहिए, उसका आर्थिक महत्व क्या है, साथ ही साथ हमने उसकी वेराइटीज के बारे में भी पढ़ा, और हमने उसके सीजन्स के बारे में भी पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं उसके इतिहास के बारे में, आखिरकार चावल का इतिहास क्या है। देखिए जो राइस की हिस्ट्री है वो ये है कि जो TN1 करके वेराइटी थी, देखिए जो TN1 करके वेराइटी थी वाज डेवलप्ड, उसको डेवलप किया गया था आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन ताइवान। कहाँ पे डेवलप किया गया था, ताइवान में डेवलप किया गया था। तो जो TN1 वेराइटी है वो किसके क्रॉस से बनी हुई है, डीजियो वूजेन। किससे, किसके क्रॉस से, डीजियो वूजेन और असाईयुंग चुंग। ये जो दो वेराइटी है इनके क्रॉस से बनी थी TN1 वेराइटी। क्या बनी थी, TN1 वेराइटी, और ये कब बनी थी, डेवलप हुई थी आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन ताइवान। ये क्या है, देखिए ताइचुंग नेटिव भी बोलते हैं इसको। ये ड्वार्फ है,
और साथ ही साथ टॉल एंड ड्रॉट रिस्पॉन्सिव भी है। अब देखिए छोटी है तो क्या होता है, इसके गिरने का खतरा कम हो जाता है, साथ ही साथ ड्राउट रिस्पॉन्सिव है, मतलब सूखा पड़ जाता है फिर भी ये क्या करती है, ग्रो कर जाती है, उसको झेल जाती है सूखे को। तो जो डॉक्टर टीटी चैंग थे, वो उन्होंने क्या करा था, TN1 वैरायटी जो थी और डीजियो वूजेन और आईजियो जी फ्रॉम ताइवान टू इरी, कहां से लाए थे, इरी से लेके आए थे ताइवान में। और इरी तब कहां पर था, मनीला में था तब। लेकिन अब ठीक है, डॉक्टर टीटी चैंग वो उन्होंने क्या करा था, जो TN1 वैरायटी है वो और डीजी वूजेन और साथ ही साथ आईजियो जी, वो क्या कहां से लाए थे, फ्रॉम ताइवान टू इरी, ताइवान से इरी में लाए थे। IR8 वैरायटी, देखिए अब हम इसकी हिस्ट्री में बोले तो, इसकी हिस्ट्री में कहें तो हम इसकी वैरायटीज के बारे में पढ़ रहे हैं, एक तरीके से जो पुरानी वैरायटीज, जो इसकी नई नई जब वैरायटीज डेवलप हुई थी उन बारे में पढ़ रहे हैं। अब हम बात करते हैं IR8, जो कि इवॉल्व की गई थी बाय ब्रीडर हेनरी एम बिचेल। हेनरी एम बिचेल ने इसको इवॉल्व किया था एट इरी मनीला, इरी में जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहां पे इसको क्या किया गया था, डेवलप किया गया था। और किसने डेवलप किया था, इवॉल्व किया था, हेनरी एम बिचेल ने। वन ऑफ द पेरेंट ऑफ IR8 वास, पेरेंट कौन था भाई, IR8 जब इवॉल्व किए तो उसका कोई ना कोई माई बाप तो होगा ना, उसके जो पेरेंट्स थे वो थे डीजियो वूजेन। तो जो IR8 वैरायटी थी वो बनी थी किसके क्रॉस से, IR8 वैरायटी बनी थी डीजियो वूजेन और पेटा की वैरायटी को क्रॉस करके बनाया गया था। जो पेटा की वैरायटी है वो कहां से आई थी, वो इंडोनेशियन वैरायटी थी। तो जो पहली बार फर्स्ट टाइम इन इंडिया TN1 वैरायटी लेके आए थे कौन, जीवी चलम। कौन लेके आए थे, डॉक्टर जीवी चलम। TN1 वैरायटी लेके आए थे, कितने, 2 किलो बीज लेके आए थे इन 1964 टू 65 के बीच में। वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय जीवी चलम फ्रॉम इरी, कहां से लाए थे, इरी से लेके आए थे। पहली बार भारत में TN1 कौन लेके आया था, डॉक्टर जीवी चलम। कब लाए थे, 1964 और 65 के बीच में लेके आए थे। और कितने बीज लेके आए थे, 2 किलो बीज लेके आए थे। IR8 वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1966। और जो IR8 वैरायटी है जिसको किसको क्रॉस करके बनाया गया है, डीजियो बूजेन और पेटा वैरायटी को क्रॉस करके बनाया गया है, और वो इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में इन 1966। एंड IR8 वाज आउट इल्डेड TN1, मतलब TN1 की जब खेती की गई और जब IR8, उसके बाद IR8, पहले तो TN1 की खेती की जा रही थी, उसके बाद क्या की गई, IR8 जो वैरायटी है उसको इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया में और उसकी खेती की गई। तो ये देखा गया तो IR8 वैरायटी ने क्या करा, TN1 को भी पीछे छोड़ दिया, उपज के मामले में TN1 को भी पीछे छोड़ दिया, किसने, IR8 वैरायटी ने। अब जो लिटरली मीनिंग है डी जी वूजेन का मतलब है ब्राउन टिप्ड शॉर्ट लेग, मतलब जिसकी टिप ब्राउन हो और टांगे क्या हो, छोटी छोटी हो, तो उसको क्या बोलते हैं, डी जी वूजेन, उसका मतलब होता है डी जी वूजेन। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं तीसरी जो वैरायटी आई थी हमारे जो देश में, वो थी जया। आई नहीं थी, इसे क्या किया गया था, इवॉल्व किया गया था। और कैसे इवॉल्व किया गया था, TN1 वैरायटी जो कि ताइवान से लेके आए गए थे, ताइवान की वैरायटी है TN1, और इसको क्रॉस किया गया था T141 वैरायटी से। किससे क्रॉस किया गया था, T141, जो कि एक इंडियन वैरायटी थी। तो ताइवान की वैरायटी और इंडियन वैरायटी, जो TN1 है वो ताइवान की वैरायटी है और T141 इंडियन वैरायटी है। इन दोनों को क्रॉस किया गया था, और किसने क्रॉस कराया था, बाय डॉक्टर शास्त्री ने, जो कि पहली राइस वैरायटी थी जो कि डेवलप की गई थी अंडर राइस प्रोग्राम। जया क्या है, पहले ऐसी राइस वैरायटी है जिसको डेवलप किया गया था अंडर राइस प्रोग्राम। और इसने क्या करा था, TN1 और IR8 दोनों को पीछे छोड़ दिया था उपज के मामले में। इसलिए इसको क्या बोला जाता था, मिरेकल ऑफ राइस, क्या बोला था, मिरेकल राइस बोला जाता था इन इंडिया, जादुई चावल, मिरेकल राइस बोला जाता था, चमत्कारी चावल, सॉरी, इन इंडिया। ठीक है। तो ये क्या है, मिरेकल राइस किसको बोला जाता है, जया को बोला जाता है। जया किनके क्रॉस से बनी हुई है, TN1 वैरायटी जो कि ताइवान की थी और T141 वैरायटी जो कि एक इंडियन वैरायटी थी। इन दोनों का क्रॉस किया कराया गया था, और किसने क्रॉस कराया था, डॉक्टर शास्त्री ने क्रॉस कराया था अंडर राइस प्रोग्राम, अंडर इंडियाज राइस प्रोग्राम के तहत इसको क्रॉस कराया गया। तो जब देखा गया तो देखा गया कि जो इसकी उपज है
वो TN1 और IR8 से भी ज्यादा है, मतलब ये उन सब से ज्यादा क्या कर रही है, यील्ड दे रही है हमें। इसलिए इस राइस को क्या बोला जाए, इस राइस की वैरायटी को क्या बोला जाता था, मिरेकल राइस भी बोला जाता था इन इंडिया। ठीक है। तो देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, जो TN1 वैरायटी है वो क्या है, ताइवान की वैरायटी है, और ये ताइवान से इरी लाई गई थी। अब बात करते हैं हम अपनी पद्मा वैरायटी के बारे में। जो ये पद्मा है इज द रिवर्स क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पेरेंट जया। मतलब जैसे पहले तो TN1 और T141 का क्रॉस कराया गया था, लेकिन जो पद्मा वैरायटी है उसमें क्या कराया गया, रिवर्स कराया गया क्रॉस। जो जया के जो पेरेंट थे, जो TN1 और T141, उनका क्रॉस कैसा कराया गया, रिवर्स कराया गया, उल्टा क्रॉस कराया गया। मतलब T141 और TN से क्रॉस कराया गया, तब वैरायटी बनी कौन सी, पद्मा। पद्मा इज द वैरायटी। तो ये तो रही भाई, हमने राइस की हिस्ट्री आपको बताई, जिसमें कि हमने आपको TN1 वैरायटी के बारे में बताया, जो कि डेवलप की गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में इन ताइवान। फिर TN1 किसके क्रॉस से डेवलप हुई थी, डी जियो वुजेन और असाई यूंग से, असाई यूंग चुंग। तो ये कैसी थी, TN1 वैरायटी ड्वार्फ थी और टॉल और ड्राउट रेजिस्टेंस भी थी। तो जो डॉक्टर TT चैंग थे, उन्होंने क्या करा था, TN1, DG वुओजेन और IGO-Z, वो क्या करा, लेके आए थे ताइवान से, इरी लेके आए थे। IR8 को क्या करा गया था, फिर इवॉल्व किया गया था, किसने करा था इवॉल्व, ब्रीडर ने, हेनरी एम बिचेल ने। और पहली बार इंडिया में TN1 वैरायटी कौन लेके आए थे, डॉक्टर GV चलम। IR8 जो वैरायटी है वो इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में इन 1966, और IR8 वैरायटी ने TN1 को पीछे छोड़ दिया था। लेकिन जो TN1 है, उस TN1 और IR8 को वैरायटी को किसने पीछे छोड़ा था, जया ने, जिसे हम मिरेकल राइस भी बोलते हैं इंडिया में। और इसको जया जो है वो किसके क्रॉस से बनी थी, TN1 और T141 वैरायटी के क्रॉस से बनी थी। और पद्मा जो है वो है रिवर्स प्रोडक्ट थी, रिवर्स क्रॉस प्रोडक्ट थी, किसके पेरेंट की, जया के पेरेंट्स की। अब बढ़ते हैं हम वेराइटीज और वेराइटीज के बारे में जानते हैं। अब हम बात करते हैं जगन्नाथ, जो एक वैरायटी है वो किसके क्रॉस से बनी है, म्यूटेंट वैरायटी है T141 की। अब बात करते हैं C1014 वैरायटी, जो कि बनी थी T19 और उरंग उरंगन, जो कि इंडिका जवानी का राइस है, उनके क्रॉस से बनी थी, जो कि रिलीज की गई थी इन 1988, जो कि काफी पॉपुलर हुई थी उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और वेस्ट बंगाल में। इट इज सुपर फाइन ग्रेन वैरायटी, कैपेबल ऑफ यील्डिंग 3 से 4 टन पर हेक्टेयर इससे मिल जाता था, अंडर सबमर्ज्ड कंडीशन इन सेमी डीप वाटर रेजिम। मतलब अगर आप चावल को आधा डुबो के रखोगे तो ये कितनी अच्छी, बहुत अच्छी उपज देती थी, कम से कम 3 से 4 टन खेती हो जाती थी एक हेक्टेयर में। जो किलर डिजीज थी, जो चावल की जो सबसे ज्यादा चावल में दिक्कत देती थी बीमारी, वो थी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और साथ ही साथ टुंगरो वायरस। क्या है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और टुंगरो वायरस क्या है, किलर डिजीज थी राइस की। अब हम बात करते हैं पूसा बासमती। बासमती तो आपने बहुत बार सुना होगा, अब पूसा है तो IRI में डेवलप की गई है। ये पहली हाई यील्डिंग ड्वार्फ वैरायटी थी, अंडर क्वालिटी राइस हैज बीन डेवलप्ड बाय IRI थ्रू कन्वर्जेंट ब्रीडिंग। कन्वर्जेंट ब्रीडिंग के थ्रू किया गया था, इसको डेवलप किया गया था, और किसने डेवलप कराया था, IRI ने, पहली बार पूरे विश्व में, पहली बार। पूसा बासमती 1 क्या थी, ये एक ड्वार्फ वैरायटी थी। डीप वाटर राइस वेराइटीज के नाम क्या क्या है, मतलब जो डीप वाटर में होते हैं, गहरे पानी में कौन सी वेराइटीज होती हैं, चकिया 59, मधुकर, जलमगन, जयसूर्या, जलादी 1, जलादी 2, पंतधान 2 और जलप्रिया। अब ये तो रही डीप वाटर राइस वेराइटीज के बारे में। अब हम बात करते हैं एरोमेटिक, मतलब सेंटेड राइस वेराइटी, मतलब जिन चावलों में से खुशबू आती है। तो वो है हमारी साबरमती, बासमती 370, करनाल लोकल, देहरादून बासमती T3, पूसा बासमती 1, कस्तूरी, तराउरी तराउरी बासमती, बासमती 385 और हरियाणा बासमती 1। तो ये जो मैंने वेराइटीज का नाम लिया, ये कौन सी वेराइटीज थी, एरोमेटिक, मतलब सेंटेड वेराइटीज थी, मतलब इन चावलों में से क्या आती थी, खुशबू आती थी। और नॉन बासमती सुपर फाइन राइस वेराइटी कौन कौन सी थी, IR64, PR106, गौरव, पंजाब नंबर 1। ठीक है। तो ये तो बात करी हमने राइस की हिस्ट्रीज के बारे में बताया, और कुछ अलग अलग वेराइटीज के बारे में आपको मैंने बताया। अब देखते हैं, आगे पढ़ते हैं।
ये देखिए जो राइस की जो यील्ड होती है आर जनरली लोअर इन डायरेक्ट सीडेड अपलैंड ड्यू टू हाई टिलर मोर्टेलिटी आफ्टर मैक्सिमम टिलरिंग फेज। मतलब क्या, देखिए जब राइस की जो यील्ड होती है वो जनरली क्या होती है, कम होती है। और वो कम होती है कब, जब चावलों को जो क्या किया जाता है, डायरेक्टली सोन किया जाता है। डायरेक्टली क्या किया जाता है, खेतों में लगाया जाता है, तो इसकी जो यील्ड होती है, इसकी जो उपज होती है वो क्या होती है, कम होती है। क्योंकि जो इसके टिलर्स होते हैं, टिलर्स क्या होते हैं जिसपे ये इसके दाने लगते हैं, उसका जो मोर्टेलिटी रेट होता है वो ज्यादा हो जाता है। तो जो टिलर मोर्टेलिटी रेट है वो क्यों होता है, क्योंकि जो नाइट्रोजन अपटेक होता है और जो वो क्या होता है वो कम हो जाता है, एंड लो लेवल ऑफ लीफ नाइट्रोजन, और लीफ में क्या होता है, लो नाइट्रोजन होता है, जिस वजह से टिलर मोर्टेलिटी, मतलब टिलर जो होते हैं वो मर जाते हैं, ज्यादातर क्या होता है, मोर्टेलिटी हो जाते हैं, मर जाते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, चावल को डायरेक्टली फील्ड में नहीं लगाते हैं, उनकी हम क्या करते हैं, सबसे पहले नर्सरी लगाते हैं। क्या करते हैं, उनकी हम नर्सरी लगाते हैं। ये देख रहे हैं आप लोग, नर्सरी लगी हुई है चावल की। इस पिक में आपको क्लियर हो जाएगा, देखिए कैसे उसमें लगा रखी है, तरीके से क्या कर रखा है, चावल की नर्सरी लगा रखी है। मतलब ये देखिए, आप डायरेक्टली किसी बच्चे को, छोटा सा बच्चा है उसको, आप जो बच्चा नर्सरी में जाना चाहिए, उस बच्चे को आप डायरेक्टली अगर पांचवी या छठी का पेपर पढ़ा दोगे या उसको पेपर थमा दोगे, तो क्या वो कर पाएगा, क्या वो उसको झेल पाएगा, वो नहीं झेल पाएगा, वो नहीं कर पाएगा, और वो क्या हो जाएगा, उसमें फेल हो जाएगा। ठीक उसी तरीके से जो चावल होता है, उसके लिए भी क्या करना पड़ता है, उसको पहले नर्सरी में तैयार किया जाता है। जब वो तैयार हो जाता है नर्सरी में, तो उसके बाद में उसको क्या किया जाता है, मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट करके लगाया जाता है। मतलब नर्सरी से सीधा मेन फील्ड में लगाया जाता है। अब भाई हम पढ़ते हैं इसके नर्सरी मैनेजमेंट के बारे में। देखिए इसको दो तरीके के नर्सरी होती हैं इसकी, एक तो होती है वेट नर्सरी और दूसरी होती है ड्राई नर्सरी। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं वेट नर्सरी के बारे में। इसमें क्या होता है, देखिए जो अगर आप 800 मीटर स्क्वायर का एरिया लेते हैं नर्सरी में, तो ये सफिशियंट होता है कितने एकड़ के, सॉरी कितने हेक्टेयर के लिए, 1 हेक्टेयर के लिए 800 मीटर स्क्वायर की जो लैंड में अगर आप नर्सरी लगाते हो और उसमें सीडलिंग्स लगाते हो, तो वो क्या होती हैं, वो सुटेबल होता है। उसमें इतने, मतलब इतने पौधे आ जाते हैं कि इतने सीडलिंग्स हो जाते हैं कि उसमें हम 1 हेक्टेयर में ट्रांसप्लांट कर सकें। इसका सीड रेट होता है 30 किलो फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, 40 kg फॉर मीडियम ड्यूरेशन और 60 kg फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटीज, एंड 20 kg फॉर हाइब्रिड। कितना, 20 kg फॉर हाइब्रिड। ये याद रखिएगा, हमेशा आपको जो सीड रेट है वो याद होना चाहिए। देखिए जो सीड रेट है नर्सरी मैनेजमेंट में, वेट नर्सरी में, 30 किलो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, मतलब जो लंबे समय के लिए लगाई जाएंगी वो, 40 किलो उसके लिए जो मीडियम ड्यूरेशन की होती है, और 60 kg फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। और जो हाइब्रिड है उसके लिए 20 किलो सीड क्या होते हैं, सुटेबल होते हैं। सीड ट्रीटमेंट, अब देखिए इस बीज को जब लगाया जाएगा तो उससे पहले क्या किया जाता है, उसको ट्रीटमेंट दिया जाता है। कैसे कैसे ट्रीटमेंट होते हैं, देखिए अब मैं आपको बताता हूँ। पहले तो ट्रीट किया जाता है सीड को विद कार्बनडेजिम या फिर पायरोक्यूलोन या ट्राइसाइक्लोजोल सॉल्यूशन से, एट द रेट कितना, 2 ग्राम पर लीटर फॉर 1 kg ऑफ सीड। 1 kg सीड के लिए कितना, 2 ग्राम, 2 ग्राम पर लीटर पानी में 1 kg ऑफ सीड आप क्या कर सकते हो, ट्रीट कर सकते हो। ये जो वेट सीड ट्रीटमेंट है, गिव प्रोटेक्शन टू द सीडलिंग्स अप टू 40 डेज फ्रॉम डिजीज, जैसे कि ब्लास्ट। अब जब हम सीड ट्रीटमेंट करते क्यों हैं, ताकि सीड्स जो हैं और जो सीडलिंग्स होंगे उनको हम बीमारियों से या क्या कर सकें, बचा सकें। तो जब हम वेट सीड ट्रीटमेंट देते हैं तो उससे क्या होता है, सीडलिंग्स को क्या होती है, कम से कम 40 दिन तक हम बीमारियों से बचाकर रख सकते हैं, जैसे कि ब्लास्ट, जो कि क्या है, एक किलर डिजीज थी। एंड दिस मेथड इज बेटर देन ड्राई सीड ट्रीटमेंट, और ये मेथड बहुत ज्यादा बेटर रहता है देन ड्राई सीड ट्रीटमेंट। इफ द सीड आर रिक्वायर्ड फॉर सोइंग इमीडिएटली, keep the seed keep the soaked seed in gunny in dry and cover with extra gunnies and leave for 24 hours for sprouting। मतलब ये, अगर आपको क्या करना है, सीड को सोन करना है इमीडिएटली, तुरंत ही आपको सोन करना है, मतलब आपके पास एक ही दिन का समय है, तो आप क्या करें, बीज को 24 घंटे के लिए भिगो के रख दें, और साथ ही साथ क्या करें, उसको ढक दें गनी बैग से, और छोड़ दें 24 घंटे के लिए, क्या होने के लिए, स्प्राउट होने के लिए। तो ये क्या है, ये एक मेथड है ट्रीटमेंट का सीड के। दूसरा है सीड ट्रीटमेंट विद स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस। इसमें क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं सीड को विद टाल्क बेस्ड
फॉर्मुलेशन ऑफ स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस, जो कि कितना लगता है 10 ग्राम पर केजी ऑफ सीड। मतलब ये पाउडर जैसा होता है, पाउडर जैसा होता है, तो कितना 10 ग्राम लगता है 1 किलो सीड के लिए। एंड सोक इन 1 लीटर ऑफ वाटर ओवरनाइट, और पानी में क्या करके रखो, 1 लीटर पानी में इनको भिगो के छोड़ दो पूरी रात के लिए। और उस पानी को सुबह क्या करो, डिकेंट कर दो, निकाल दो, और अलाउ करो सीड को और 24 घंटे के लिए स्प्राउट होने के लिए। ये तो हमने बात करी सीड ट्रीटमेंट विद स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस। ये अलग अलग तरीके के सीड ट्रीटमेंट में आपको बता रहा हूँ, जो कि नर्सरी मैनेजमेंट में, जब हम नर्सरी में लगाएंगे सीड, तो उसमें लगाने से पहले इनको ट्रीट किया जाए, ताकि हम इनको क्या कर सकें, अपने जो सीडलिंग्स हैं उनको बीमारी से बचा सकें। अब सीड ट्रीटमेंट करते हैं विद एजोस्पिरिलम। ट्रीट विद 3 पैकेट 600 ग्राम पर हेक्टेयर। क्या लगता है, ट्रीट विथ 3 पैकेट्स 600 ग्राम पर हेक्टेयर ऑफ एजोस्पिरुलम। साथ ही साथ 3 पैकेट्स लगते हैं 600 ग्राम पर हेक्टेयर ऑफ फॉस्फोस बैक्टीरिया, या और 6 पैकेट लगते हैं 1200 ग्राम पर हेक्टेयर ऑफ अजोफोस। ये क्या होते हैं, बायो इनोक्यूलेंट्स होते हैं, जो कि मिक्स किया जाता है विद सफिशिएंट वाटर वेयर इन द सीड्स आर सोक्ड ओवरनाइट, जहाँ पे सीड्स को ओवरनाइट सोक किया जाता है बिफोर सोइंग इन द नर्सरी बेड। The bacterial suspension after decanting may be poured over the nursery area itself। जब आप इसमें क्या करते हैं, भिगो के रखते हैं, ट्रीट करते हैं सीड को, तो जो पानी आप निकालोगे उसको क्या करो, आप इधर उधर ना फेंक के सीधा नर्सरी में ही डाल दो। ये तो हमने पढ़े केमिकल्स के और बायो जो थे, सॉरी, जो बायो ट्रीटमेंट था वो भी पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं बायो कंट्रोल एजेंट्स आर कंपेटिबल विद बायो फर्टिलाइजर्स। अब हम बायो फर्टिलाइजर्स का कैसे यूज कर सकते हैं। बायो फर्टिलाइजर एंड बायो कंट्रोल एजेंट क्या है, कैन बी मिक्स टुगेदर फॉर सीड सोकिंग। इन दोनों को मिला के हम क्या कर सकते हैं, सीड को सोक करने के लिए रख सकते हैं। फंगिसाइड एंड बायो कंट्रोल एजेंट्स आर इनकम्पैटिबल फॉर्मिंग सीड्स बेड। अब क्या करना है, सीड्स बेड तैयार करने हैं, उसकी कितनी होनी चाहिए, 1.5 से 2 मीटर ब्रेथ होनी चाहिए। साथ ही साथ चैनल होने चाहिए 30 सेंटीमीटर वाइड होने चाहिए ऑल अराउंड द सीड बेड। लेंथ होनी चाहिए सीड बेड की, कितनी वेरी करती है, 8 से 10 मीटर, अकॉर्डिंग टू सॉइल एंड स्लोप ऑफ द लैंड। सॉइल और स्लोप ऑफ द लैंड के उसमें आप उसको क्या कर सकते हो, वेरी कर सकते हो, 8 से 10 सेंटीमीटर, सॉरी 10 मीटर। कलेक्ट द पडल्ड सॉइल फ्रॉम द चैनल एंड स्प्रेड ऑन द सीड बेड। क्या करो, जो पडल्ड सॉइल है, कि देखा नहीं होगा आपने कभी भी, चावल की जो खेती होती है उसमें सबसे पहले ट्रैक्टर चला जाता है, वो क्या करता है, वो पानी पानी भरा होता है उस फील्ड में, और वो क्या करता है, उसको रोटेट करता है पानी को, तो उसी को क्या बोलते हैं, पडलिंग बोलते हैं। तो उसी मिट्टी को लेके चैनल के चारों तरफ स्प्रेड कर दिया जाए, और स्प्रेड कर दिया जाए सीड बेड्स पे, एंड ड्रैग अ हैवी स्टोन अलोंग द चैनल टू लोअर इट, सो दैट द सीड बेड इज एट हायर लेवल। लेवल द सर्फेस ऑफ द सीड बेड, सीड बेड की जो सरफेस है उसको लेवल किया जाए, सो दैट द वाटर ड्रेन्स इनटू द चैनल, जो पानी है वो क्या हो सके, ड्रेन हो सके, उसमें से निकल सके। तो ये तो आपने नर्सरी तैयार कर ली, वेट नर्सरी। अब हम बात करते हैं ड्राई नर्सरी के बारे में। तो जो ड्राई नर्सरी होती है उसमें क्या करते हैं, ड्राई प्लॉट फील्ड विद फाइन टिल्थ इज रिक्वायर्ड। उसमें अच्छी तरीके से आपको जुताई कर लेनी चाहिए। नर्सरी एरिया कितना, 20 सेंट्स, मतलब 800 मीटर स्क्वायर विद सैंड लोमी सॉइल स्टेटस इज मोर सुटेबल फॉर दिस टाइप ऑफ नर्सरी। लोमी सॉइल और सैंडी सॉइल क्या है, सैंडी एंड लोमी सॉइल क्या है, बहुत अच्छी होती है, सुटेबल होती है इस तरीके की नर्सरी के लिए। प्लॉट कैसा होना चाहिए, 1 से 1.5 मीटर होना चाहिए विड्थ में। चैनल टू बी फ्रेम्ड, लेंथ इज अकॉर्डिंग टू स्लोप, स्लोप के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे स्लोप और मिट्टी के अकॉर्डिंग लेंथ को ले सकते हो। रेज बेड्स आर मोर आइडियल इफ द सॉइल इज क्ले इन नेचर। रेज बेड आखिरकार इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब जरूरी क्यों है कि इनको हम क्या कर सकें, रेज बेड लगा सकें फॉर क्ले सॉइल के लिए, क्योंकि जो क्ले सॉइल होता है ना उसमें वाटर लॉगिंग कंडीशन हो सकती है। तो जब आप क्या करते हैं, बेड्स जो लगाते हैं थोड़ा ऊंचाई पे लगाते हैं, तो पानी क्या हो सकता है, वहां से इजिली ड्रेन आउट हो जाता है, वहां पे पानी रुकता नहीं है, जिस वजह से आगे जाके कोई भी दिक्कत नहीं होती है। इरिगेशन टू बी डन टू वेट द सॉइल टू सेचुरेशन, मतलब अच्छा हाँ, ये ना सीड रेट एंड सीड ट्रीटमेंट एज दैट ऑफ वेट नर्सरी। जैसा सीड रेट और सीड ट्रीटमेंट हमने वेट नर्सरी में करा था, सेम हम वैसे यहाँ पे करेंगे। साथ ही साथ सोइंग करेंगे, ड्राई सीडिंग। सीड्स आर कवर्ड विद सैंड एंड फाइनली पाउडर्ड वेल डिकम्पोज्ड फार्म या FYM का भी यूज करेंगे। इरिगेशन टू बी डन टू वेट द सॉइल टू सेचुरेशन, मतलब पूरी मिट्टी अच्छी तरीके से गीली हो जाए तब तक हम सिंचाई करेंगे। ऑप्टिमम एज क्या होती है ट्रांसप्लांटिंग की,
4th लीफ स्टेज, मतलब उस पे 4 पत्तियां आ जानी चाहिए। दिस टाइप ऑफ नर्सरी इज हैंडी इन टाइम्स ऑफ डिले रेसिपिट्स ऑफ कैनल वाटर। ये क्या है, इस तरीके की जो नर्सरी होती है वो काफी हैंडी होती है और डिले भी करवा देती है। अब हम बढ़ते हैं आगे और जानते हैं मेन फील्ड मैनेजमेंट के बारे में। अब यहाँ तो हमने क्या करा, नर्सरी लगा दी, नर्सरी में सीडलिंग्स हो भी गए, 4 लीफ भी आ गई, 4 पत्तियां होनी चाहिए। 4 लीफ स्टेज क्या है, बहुत ज्यादा मतलब जरूरी वो होती है। 4 या 3 लीफ स्टेज क्या है, आइडियल होती है कि हम अपने प्लांट को क्या कर सके, मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट कर दें, मतलब नर्सरी से मेन फील्ड में लगा दें। अब हमने नर्सरी की फील्ड तो तैयार कर ली, अब हम लैंड जो है, मेन जो लैंड है जहां पे क्या होनी है, खेती होनी है, वहां को कैसे तैयार करेंगे तो जानते हैं अब हम उसके बारे में। देखिए जो मेन फील्ड मैनेजमेंट है वो होता है प्लो द लैंड ड्यूरिंग समर टू इकोनॉमाइज द वाटर रिक्वायरमेंट फॉर इनिशियल प्रिपरेशन ऑफ लैंड। हमें जुताई कब करनी चाहिए, ड्यूरिंग समर टू ठीक है। फ्लड द फील्ड 1 or 2 डे बिफोर प्लोइंग। प्लोइंग मतलब जुताई करने से 1 या 2 दिन पहले हमें क्या करना है, क्या करना है, पानी को से भर देना है अपनी फील्ड को, और अलाउ करना है वाटर टू सोक इन, ताकि मिट्टी जो है पानी को अच्छे से सोक कर ले। कीप द सरफेस ऑफ द फील्ड कवर्ड विद वाटर। कोशिश ये करेंगे जो पानी जो फील्ड है वो किससे कवर रहे, पानी से कवर रहे। कीप वाटर टू अ डेप्थ ऑफ 2.5 सेंटीमीटर एट द टाइम ऑफ पडलिंग। पडलिंग करते टाइम क्या करो कि जो वाटर लेवल है उसकी कितनी डेप्थ होनी चाहिए, 2.5 सेंटीमीटर, मतलब 2.5 सेंटीमीटर रहनी चाहिए जब आप उस पर पडलिंग कर रहे हो तब। अब जब हम ये सब करते हैं तो कई तरीके के क्या होते हैं, प्रॉब्लमेटिक सॉइल्स आ जाती हैं। तो जिसमें कि फ्लफी सॉइल जो होती है, फ्लफी पैडी सॉइल जो होती है, भुरभुरी मिट्टी, वो उसमें क्या उसकी उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, उसको हम ठीक कर सकते हैं, कॉम्पैक्ट द सॉइल बाय पासिंग 400 kg स्टोन रोलर या फिर ऑयल ड्रम विद स्टोन इनसाइड। अब देखिए मान लीजिए कोई मिट्टी भुरभुरी है, तो उसको कैसे लेवल कर सकते हैं, उस पर हम या तो कोई स्टोन रोलर चलाएं जो 400 किलो का हो, या फिर हम एक ऐसा ऑयल ड्रम ले लें जिसमें हम ईंट पत्थर भर के उसके ऊपर से फील्ड के ऊपर घुमा दें। 8 times at proper mixture level, moisture level at friable condition of soil which is approximately 13 to 18% होना चाहिए moisture level, once in 3 years to prevent the sinking of drought animals and workers during puddling। नहीं तो क्या होगा, धीरे जो मिट्टी अगर आपने ऐसे नहीं करी और मिट्टी में अगर फ्लफी है, भुरभुरी है, तो क्या होगा, जो भी वर्कर उस फील्ड में काम कर रहे होंगे वो मिट्टी में धंस जाएंगे, या फिर क्या होगा, जो जानवर हैं फील्ड में जो काम कर रहे हैं वो भी क्या होंगे, उसमें फंस जाएंगे। तो इस वजह से इस ऐसी दिक्कत ना हो, इसलिए उस पर क्या कर सकते हैं, हम उसको रोड रोलर चला सकते हैं, मतलब 400 kg स्टोन रोलर या फिर ऑयल ड्रम में पत्थर भरकर उस पर उसको ऊपर फील्ड के ऊपर घुमा सकते हैं, ताकि जो एक्सेसिव मॉइस्चर है या एक्सेसिव वाटर है वो क्या हो, वहां से रिमूव हो जाए। अब बात करते हैं सोडिक सॉइल की। सोडिक सॉइल विद पीएच वैल्यू ऑफ मोर देन 8.5, मतलब जो वो सॉइल जिसका जो पीएच है वो 8.5 से भी ज्यादा है, तो उसकी जुताई करते समय एट ऑप्टिमम मॉइस्चर रखना है। अप्लाई करना है जिप्सम, जिप्सम ठीक है, चूना, 50% जिप्सम रिक्वायरमेंट यूनिफॉर्मली। 50% क्या होना चाहिए, जिप्सम होना चाहिए। इम्पाउंड वाटर प्रोवाइड ड्रेनेज फॉर लीचिंग आउट soluble salt and apply green leaf manure at 5 टन पर हेक्टेयर। देखिए 50% तो जिप्सम यूज कीजिए और बाद में क्या कीजिए, उसमें ड्रेनेज होना चाहिए, उसमें प्रॉपर क्या होना चाहिए, ड्रेनेज होना चाहिए, तो जो एक्सेसिव सॉल्ट्स हैं उसमें वो क्या हो सके, वहां से लीच्ड आउट हो जाए। और अप्लाई करना चाहिए हमें क्या, ग्रीन लीफ मेन्योर जो कि है 5 टन पर हेक्टेयर 10 से 15 दिन पहले, बिफोर ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग है 10 से 15 दिन पहले। मिक्स करना चाहिए 37.5 kg जिंक सल्फेट विद सैंड टू मेक अ टोटल क्वांटिटी ऑफ 75 kg एंड स्प्रेड द मिक्सचर यूनिफॉर्मली ऑन द लेवल्ड फील्ड। क्या कर सकते हैं, या फिर आप या तो आप जिप्सम का इस्तेमाल करो, 50% जिप्सम और 5 टन ग्रीन लीफ मैन्योर पर हेक्टेयर के हिसाब से, या फिर आप क्या कर सको 37.5 kg जिंक सल्फेट लो पर हेक्टेयर के हिसाब से, और उसको मिट्टी में मिला दो, ठीक है, सैंड में मिला के उसको क्या कर सको, यूनिफॉर्मली उसे स्प्रेड कर दो उस मिक्सचर को लेवल फील्ड में। डू नॉट इनकॉर्पोरेट द मिक्सचर इन द सॉइल, उसको मिट्टी के अंदर नहीं मिलाना है, उसको मिट्टी के ऊपर ही रखना है।
राइस अंडर सोडिक सॉइल रिस्पॉन्ड वेल टू दिस प्रैक्टिस। तो जो सोडिक सॉइल में जब आप चावल उगाओगे तो ये क्या होंगी, ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये बहुत ज्यादा मदद करेंगी चावल को ग्रो करने में। अब अगर या तो मिट्टी सलाइन हो विद ईसी वैल्यू 4 ds पर मीटर, इसमें क्या करना चाहिए, प्रोवाइड लेटरल एंड मेन ड्रेनेज चैनल 60 सेंटीमीटर डीप एंड 45 सेंटीमीटर वाइड होने चाहिए, मतलब ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए। अप्लाई करें ग्रीन लीफ मैन्योर वही 5 टन पर हेक्टेयर एट 10 to 15 डेज बिफोर ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग से 10 से 15 दिन पहले। और 25% एक्स्ट्रा डोज ऑफ नाइट्रोजन देना चाहिए इन एडिशन टू रिकमेंडेड फॉस्फोरस एंड पोटेशियम एंड जिंक सल्फेट एट 37.5 kg पर हेक्टेयर एट प्लांटिंग। मतलब नाइट्रोजन की जितनी जरूरत है उससे 25% ज्यादा दे दो तो सलाइन सॉइल में भी क्या करते हैं, राइस का कल्टीवेशन किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं एसिड सॉइल की। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं लाइम बेस्ड ऑन द सॉइल। एनालिसिस फॉर ऑब्टेनिंग नॉर्मल राइस यील्ड। लाइम क्या है, इज अप्लाइड 2 कितना लाइम यूज कर सकते हैं, 2.5 टन पर हेक्टेयर बिफोर लास्ट फ्लोइंग, आखिरी जुताई से पहले 2.5 टन लाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। अप्लाई लाइम एट दिस रेट टू ईच क्रॉप अप टू द 5th क्रॉप। ऑप्टिमम एज ऑफ सीडलिंग क्या है, कि मतलब ऐसी कौन सी सीडलिंग की एज है जिसे हम देख के पता लगा सके कि हाँ भाई अब ये तैयार है, अब आप इसको हम क्या कर सकते हैं, मेन फील्ड में लगा सकते हैं। तो जो ऑप्टिमम एज होती है सीडलिंग की वो होती है 18 से 22 दिन फॉर शॉर्ट, 25 से 30 दिन फॉर मीडियम और 35 से 40 दिन फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटीज के लिए। पुलिंग आउट ऑफ द सीडलिंग, पुल आउट द सीडलिंग एट द अप्रोप्रिएट टाइम, मतलब 4th लीफ स्टेज, मतलब जब चौथी पत्ती आ गई हो तब समझ जाइए कि हाँ अब हमारी क्रॉप रेडी है ट्रांसप्लांट के लिए। अब उसे नर्सरी से निकाल के कहाँ लगाना है, मेन फील्ड में लगाना है। अब मेन फील्ड में लगाने से पहले रूट को डिप कर लेना चाहिए, किसमें, एक मीडियम बनाना चाहिए। क्या होना चाहिए उसमें, एक तो स्लरी होनी चाहिए विद 5 पैकेट्स, मतलब 1 किलो क्या एजोस्पिरुलम, 1 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से फॉस्फोबैक्टीरिया और 10 पैकेट मतलब 2 किलो एजोफोस इनोकुलेंट इन 40 लीटर ऑफ वाटर एंड डिप द रूट पोर्शन ऑफ सीडलिंग फॉर 15 to 30 मिनट, 15 से 30 मिनट तक भिगो के रखना चाहिए इन बैक्टीरियल सस्पेंशन एंड ट्रांसप्लांट। उसके बाद ही क्या करना चाहिए, सीडलिंग को ट्रांसप्लांट करना चाहिए। देखिए प्लांटिंग सीडलिंग इन द मेन फील्ड। अब जब हम प्लांटिंग कर रहे होंगे तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, एक तो भाई स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। तो देखिए जो स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए वो होनी चाहिए 15x10 शॉर्ट, ये उन वेराइटीज के लिए जो मीडियम और लो फर्टाइल है, ठीक है। शॉर्ट मीडियम लॉन्ग 20x10 और 20x15, मतलब 1 मीटर स्क्वायर में 66 हील्स आ सके शॉर्ट के लिए और 50 हील्स आ सके मीडियम के लिए और 33 हील्स आ सके लॉन्ग के लिए। वहीं हाई फर्टिलिटी के लिए 20x10 सेंटीमीटर, 20x15 मीडियम के लिए और 20x20 लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटी के लिए। तो जो हील्स आएंगी इसमें आएंगी 50 शॉर्ट में, 33 आएंगी मीडियम में और 25 आएंगी लॉन्ग में। तो ये क्या है, आपको एक तरीके से आइडिया मिल जाएगा कि कितनी स्पेसिंग रखनी है और इसे प्लीज याद रखिएगा क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब ट्रांसप्लांट करना चाहिए 2 to 3 सीडलिंग्स पर हिल फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन। ट्रांसप्लांट करनी चाहिए क्या, एक जगह पे 2 से 3 सीडलिंग लगानी चाहिए फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, 2 सीडलिंग पर हिल लगाना चाहिए मीडियम के लिए और लॉन्ग ड्यूरेशन वेराइटीज के लिए। शेलो प्लांटिंग 3 सेंटीमीटर इंश्योर क्विक स्टेब्लिशमेंट एंड मोर टिलर्स, मतलब छिछले पानी में लगाना चाहिए, मतलब जिसकी 3 सेंटीमीटर होनी चाहिए, इंश्योर करता है क्विक स्टेब्लिशमेंट और मोर टिलर्स का। डीपर प्लांटिंग मोर देन 5 सेंटीमीटर लीड्स टू डिले स्टेब्लिशमेंट एंड रिड्यूस टिलर, मतलब जब आप लगा रहे हो तो कम से कम उसको 3 सेंटीमीटर के उसमें लगाना, जो डेप्थ है उसमें लगाना चाहिए। अगर आप उससे ज्यादा डीप में लगा देते हो तो क्या होता है, स्टैब्लिशमेंट में टाइम लगता है और साथ ही साथ जो टिलर्स आते हैं वो भी क्या आते हैं, कम आते हैं। वहीं आप शैलो प्लांटिंग करते हो तो ज्यादा टिलर आते हैं और स्टैब्लिशमेंट भी ज्यादा होता है। लाइन प्लांटिंग परमिट्स रोटरी वीडिंग एंड इट एसोसिएटेड बेनिफिट, अलाउ अ मिनिमम रो स्पेसिंग ऑफ 20 सेंटीमीटर टू यूज रोटरी वीडर। इसमें क्या करते हैं, लाइन प्लांटिंग करते हैं ताकि हम क्या कर सके, रोटरी वीडिंग कर सकें। फिल अप द गैप बिटवीन 7 and 10 डेज आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग। अब आप देख लीजिए जैसे आपने सीडलिंग्स लगा दी तो 7 से 10 दिन के बीच में, मान लीजिए उसके बीच में कोई पौधा खराब हो गया है, कोई सीडलिंग या कोई सीडलिंग नहीं हो पाया है ग्रो प्रॉपर तरीके से, तो आप उसको निकाल के दूसरा सीडलिंग लगा सकते हैं। 7 से 10 दिन में कर देना चाहिए, गैप जो है वो फिल कर देने चाहिए।
मैनेजमेंट ऑफ द एज सीडलिंग, अब सीडलिंग्स बड़े हो गए हैं तो उसका मैनेजमेंट हम कैसे करें? फॉलो द स्पेसिंग रिकमेंडेड टू मीडियम एंड लो फर्टिलिटी सॉइल, प्लांट 1 और 2 सीडलिंग पर हिल, 1 से 2 सीडलिंग पर हिल पे लगाना चाहिए। अवॉइड करना चाहिए क्लस्टर प्लांटिंग ऑफ एज्ड सीडलिंग, मान लीजिए ज़्यादा एज के हो गए हैं प्लांट और उसकी प्लांटिंग कर रहे हैं आप, सीडलिंग ज़्यादा एज की हो गई है तो अवॉइड करना चाहिए, एक जगह पे ज़्यादा ना लगाओ। विच आर हिंडरिंग फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिलर, जो कि क्या करते हैं, दिक्कत दे जाते हैं नए टिलर के बनने के लिए। न्यू टिलर आर अलोन आर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग नॉर्मल हार्वेस्टेबल पैनिकल, ठीक है, जो न्यू टिलर्स होते हैं वो अपने आप में अकेले ही कैपेबल होते हैं कि वो नॉर्मल हार्वेस्टेबल पैनिकल ग्रो कर सकें। वीक पैनिकल में अपीयर इन द मदर कल्म विद इन 3 वीक आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, अब कोई पैनिकल मान लीजिए कमजोर है तो वो आपको 3 हफ्ते के अंदर अंदर पता चल जाएगा आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग, तो आप उसको क्या कर सको, उसे हटा दो हार्वेस्टिंग से पहले। टू एनकरेज द टिलर प्रोडक्शन, ताकि टिलर प्रोडक्शन अच्छा हो सके। एनहेंस द बेसल नाइट्रोजन एप्लीकेशन, अब देखिए टिलर प्रोडक्शन और अच्छा हो सके उसके लिए क्या करो, आप नाइट्रोजन एप्लीकेशन का करो, क्या करो, नाइट्रोजन एप्लीकेशन बढ़ा दो, 50% करो फ्रॉम द रिकमेंडेड एंड देयर आफ्टर फॉलो द नॉर्मल शेड्यूल रिकमेंडेड फॉर अदर स्टेजेस। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की। अब हमने भैया सीडलिंग्स तो लगा दिए हैं, अब उन्हें भाई न्यूट्रिएंट की भी तो जरूरत है फील्ड में, तो हमें क्या क्या देना चाहिए उन्हें? अप्लाई करना चाहिए 12.5 टन ऑफ फार्म यार्ड मैन्योर या फिर कंपोस्ट या फिर ग्रीन लीफ मैन्योर 6.25 टन पर हेक्टेयर। अगर ग्रीन मैन्योर, इफ ग्रीन मैन्योर इज रेज्ड एट द 20 kg पर हेक्टेयर इन situ, incorporate it to a depth of 15 सेंटीमीटर यूजिंग अ ग्रीन मैन्योर ट्रैम्पलर और ट्रैक्टर। अगर आपने ग्रीन मैन्योर लगाया है तो उसको कितना, मतलब कैसे, कितनी डेप्थ में आपको उसको उसको दफनाना चाहिए, 15 सेंटीमीटर तक तो दफना देना चाहिए। इन द प्लेस ऑफ ग्रीन मैन्योर प्रेस मड कंपोस्टेड क्वायर पिट कैन ऑल्सो बी यूज्ड, आप ग्रीन मैन्योर की जगह पे प्रेस मड या फिर कंपोस्टेड क्वायर पिट, ये क्या एक तरीके के वो हैं फर्टिलाइजर हैं जिनका यूज कर सकते हैं। स्टबल इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं या फिर अप्लाई कर सकते हैं 22 kg यूरिया पर हेक्टेयर एट द फर्स्ट पडलिंग, पहली पडलिंग में आप 22 किलो यूरिया पर हेक्टेयर के हिसाब से पडल कर दो, while incorporating the stubble of previous crop to compensate immobilization of nitrogen by the stubbles। स्टबल क्या होता है, जो पिछली क्रॉप का बचा हुआ वो होता है, फसल जो अवशेष बच जाते हैं उनको क्या करना चाहिए, उसी में ही फील्ड में दफना देना चाहिए। किसके साथ, 22 किलो यूरिया अप्लाई करने के बाद। दिस में बी डन एटलीस्ट 10 डे प्रायर टू प्लांटिंग ऑफ सब्सिक्वेंट क्रॉप, मतलब प्लांटिंग से 10 दिन पहले ये सब काम आपको करके रख लेने चाहिए। दिस रिकमेंडेशन इज मोर सुटेबल फॉर डबल क्रॉप वेटलैंड वेयर इन द सेकेंड क्रॉप इज ट्रांसप्लांटेड इन सक्सेशन विद शॉर्ट टर्न अराउंड पीरियड। अब फर्टिलाइजर कितना होना चाहिए, रिकमेंडेड डोज क्या है फर्टिलाइजर की, एनपीके कितना होना चाहिए, 19-60-60 अपलैंड के लिए, 100:60 लोलैंड और हिली रीजन के लिए, एनपीके केजी पर हेक्टेयर, क्या है, केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से दे रखा है आपको कि 90 केजी पर हेक्टेयर नाइट्रोजन होना चाहिए, 60 केजी पर हेक्टेयर फॉस्फोरस और पोटेशियम 60 केजी पर हेक्टेयर कितना, अपलैंड के लिए, 100-60 केजी पर हेक्टेयर लोलैंड और हिली रीजन के लिए। हाइब्रिड राइस के लिए कितना, 120 से 150 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी फॉस्फोरस और 60 केजी पोटेशियम पर हेक्टेयर, साथ ही साथ 25 किलो जिंक सल्फेट पर हेक्टेयर के हिसाब से क्या है इसका फर्टिलाइजर डोज बनता है। अब हम स्प्लिट एप्लीकेशन भी दे सकते हैं नाइट्रोजन और पोटेशियम के लिए, मतलब अलग अलग तरीके से अप्लाई नाइट्रोजन एंड, अलग अलग बोले तो मतलब क्या, एक साथ ना देके आप इसे टुकड़ों में भी दे सकते हैं। ये तो मैंने आपको टोटल डोज बताया कि इतना डोज लग जाता है एक चावल की खेती में। अब ये जरूरी नहीं है कि आप इसको इकट्ठा उठा के दे दो, आप इसको टुकड़ों में भी दे सकते हो। तो जो स्प्लिट डोज है जो है नाइट्रोजन और पोटेशियम के, वो क्या क्या है, अप्लाई नाइट्रोजन पोटेशियम इन 4 इक्वल स्प्लिट्स, कब कब, एक तो बेसल जब आप बीज लगा रहे हो तब, टिल्डरिंग के टाइम पे, पैनिकल इनिशिएशन हो रहा हो तब, और हेडिंग स्टेज के टाइम पे। इन चारों स्टेजेस में भी आप क्या कर सकते हो, उसको जो भी आप जो फर्टिलाइजर डोज है उसको 4 हिस्सों में बांट के उतने अमाउंट में इन 4 उसमें दे सकते हो जब ये स्टेजेस आती हैं तब, ठीक है। मान लीजिए 100 केजी पर हेक्टेयर है तो आपने 25 केजी नाइट्रोजन बेसल में दे दिया, 25 टिल्डरिंग में दे दिया, 25 पैनिकल में दे दिया,
जब पैनिकल इनिशिएशन हो रहा है तब, और 25 जब दिए जब उसमें हेडिंग हो रही है। टिलरिंग एंड पैनिकल इनिशिएशन पीरियड आर क्रूशियल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड शुड नॉट बी रिड्यूस विद द रिकमेंडेड क्वांटिटी, और जितनी भी नाइट्रोजन या कोई भी फर्टिलाइजर की क्वांटिटी उसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हो। एप्लीकेशन ऑफ फॉस्फोरस फर्टिलाइजर, फॉस्फोरस में बी अप्लाइड एज अ बेजल एंड इनकॉर्पोरेटेड। ठीक है, जब आप उसको बेजल बोले तो वो जब उसको आप क्या कर सकते हो, क्रॉप के बिल्कुल जो मान लीजिए आपने कोई भी फसल उगाई उसके बिल्कुल पास में उसको डालना, क्या उसको बिल्कुल उसके पास में डालना फर्टिलाइजर को, उसकी जड़ों के पास में, ताकि वो उसको इजिली अपटेक कर सके। व्हेन द ग्रीन मैन्योर इज अप्लाइड, रॉक फॉस्फेट कैन बी यूज्ड एज अ चीप सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर। जब आप ग्रीन मैन्योर का इस्तेमाल कर रहे हो तो आप रॉक फॉस्फेट को यूज कर सकते हो एज अ चीप सोर्स ऑफ फर्टिलाइजर, फॉस्फोरस फर्टिलाइजर। If rock phosphate is applied, the succeeding rice crop need to be supplied with phosphorus. Application of rock phosphate plus में SSP single super phosphate और DAP mixed in different proportion 75:25 या 50:50 is equally effective as SSP और DAP alone. मतलब ये अगर आप रॉक फॉस्फेट प्लस में सिंगल सुपर फॉस्फेट या डीएपी को मिलाते हो और किस प्रोपोर्शन में, 75-25 या 50-50 50-50 प्रोपोर्शन में मिलाते हो, तो ये उतना ही इफेक्टिव होगा जितना आप अकेले एसएसपी या डीएपी को मिला के करते हो, जो असर होता है। एप्लीकेशन ऑफ जिंक सल्फेट, अप्लाई 25 kg जिंक सल्फेट मिक्स्ड विद 50 kg ऑफ ड्राई सैंड जस्ट बिफोर ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग के कुछ समय पहले ही ये अप्लाई कर देना चाहिए। It is enough to apply 12.5 zinc kg sulfate per hectare if green manure is 6.25 ton per hectare और enriched FIM is applied। अगर आपने ग्रीन मैन्योर 6.25 टन पर हेक्टेयर मिला रखा है या फिर FYM का यूज कर रखा है, तो आप 12.5 kg जिंक सल्फेट भी यूज कर लेते हो, तो वो इनफ होता है, काफी होता है। इफ डिफिशियंसी सिम्टम्स अपीयर, अगर किसी भी मान लीजिए डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ रहे हैं, डेफिशिएंसी सिम्टम मतलब मान लीजिए किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है और वो पौधों में दिख रही है, तो आप क्या करें, फोलियर एप्लीकेशन करें, मतलब पत्तों पर अप्लाई करें 0.5% जिंक सल्फेट, 1% यूरिया कैन बी गिवन एट 15 डेज इंटरवल अंटिल द जिंक डेफिशिएंसी सिम्टम्स डिसअपीयर। मान लीजिए जिंक की कमी आ गई है, ठीक है, जिंक की जब कमी आ जाएगी तो आप क्या कर सकते हो, फॉलियर एप्लीकेशन मतलब पत्तियों पे भी अप्लाई कर सकते हो उसको, किस हिसाब से, 0.5% जिंक सल्फेट और 1% यूरिया के हिसाब से एट 15 दिन के इंटरवल पे तब, और कब तक अप्लाई करो, जब तक अप्लाई करो जब तक वो सिम्टम्स गायब नहीं हो जाते। एप्लीकेशन ऑफ जिप्सम, अप्लाई करना चाहिए 50 kg जिप्सम पर हेक्टेयर एज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड सल्फर न्यूट्रिएंट एट लास्ट फ्लोइंग। फोलियर स्प्रे 1% यूरिया, 2% डीएपी और 1% पोटेशियम क्लोराइड एंड 10 डे लेटर फॉर ऑल वेराइटीज। सारी वेराइटीज में इसका यूज कर सकते हो आप फॉलियर स्प्रे के तौर पे। नीम ट्रीटेड यूरिया का भी यूज कर सकते हो आप। ब्लेंड द यूरिया विद क्रश्ड नीम सीड और नीम केक 20% बाय वेट। पाउडर नीम केक टू पास थ्रू 2 mm सीव बिफोर मिक्सिंग विद यूरिया। यूरिया में मिलाने से पहले जब उसे छन्नी से छान लो, जो नीम की खली होती है, नीम केक जिसे हम बोलते हैं, उसको क्या कर दो, 20% के हिसाब से उसको कूटो, और जो जितना आप यूरिया ले रहे हो उसका 20% के हिसाब से उसको क्या कर सको, छन्नी से छान लो। छन्नी का साइज कितना होना चाहिए, 2 mm होना चाहिए। और कीप इट ओवरनाइट बिफोर यूज। यूरिया कैन बी मिक्स विद जिप्सम इन रेशियो 1:3 रेशियो, और यूरिया कैन बी मिक्स विद जिप्सम एंड नीम केक एट 5:4:1। अगर आप यूरिया और जिप्सम मिला रहे हो तो 1:3 के रेशियो में मिलाइए, या फिर आप जिप्सम और नीम केक और यूरिया तीनों मिला रहे हो तो 5:4:1 के रेट में आप इसको मिलाइए। कोल टार ट्रीटेड यूरिया भी यूज कर सकते हो, जिसमें कि ट्रीट करना होता है 100 kg यूरिया को 1 किलो कोल टार में, और 1.5 लीटर ऑफ केरोसिन इसमें जरूरत होती है। मेल्ट करो कोल टार ओवर अ लो फ्लेम एंड डिजोल्व इट इन केरोसिन। उसको उसमें क्या मिला दो, केरोसिन मिला दो। फिर उसमें मिक्स कर दो यूरिया विद सोल्यूशन थोरोली इन अ प्लास्टिक कंटेनर यूजिंग अ स्टिक। एक स्टिक की मदद से उसको क्या करो, मिला दो, और इसको सूखने के लिए छोड़ दो इन शेड ऑन अ पॉलीथीन शीट। दिस कैन बी स्टोर्ड फॉर अ मंथ एंड अप्लाई बेसली वीड मैनेजमेंट। ठीक है, और आप इसको क्या कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो 1 महीने के लिए। वीड मैनेजमेंट कैसे करो, या तो मैनुअली वीडिंग करो, इज ऑल्सो एसेंशियल टू रिमूव द वीड क्लोजर टू राइस रूट जोन। मतलब अगर आप मैनुअल वीडिंग करते हो तो आप वो वीड्स भी निकाल लोगे जो कि राइस की रूट के पास में है।
या फिर कल्चरल प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे कि लाइक डुअल क्रॉपिंग, अजोला उगा सकते हो जो कि रिड्यूस कर देता है वीड इन्फेस्टेशन टू अ ग्रेटर एक्सटेंट। समर प्लोइंग एंड कल्टीवेशन ऑफ इरिगेटेड ड्राई क्रॉप ड्यूरिंग पोस्ट रेनी पीरियड रिड्यूस द वीड इन्फेस्टेशन। अब हम बात करते हैं प्री एमरजेंस हर्बिसाइड्स, मतलब सीडलिंग्स होने से पहले, उनके इमर्ज होने से पहले कौन सा हर्बिसाइड यूज करना चाहिए। यूज करना चाहिए ब्यूटाक्लोर 1.25 kg पर हेक्टेयर या फिर एनिलोफॉस 0.4 kg पर हेक्टेयर एज अ प्री इमरजेंस एप्लीकेशन। इसके अल्टरनेटिव क्या क्या है? ब्यूटाक्लोर 0.6 kg प्लस में 2,4-DEA 0.75 kg पर हेक्टेयर, या फिर एनिलोफॉस प्लस में 2,4-DP रेडी मिक्स होता है एट 0.4 kg पर हेक्टेयर फॉलोड बाय वन हैंड वीडिंग ऑन 30 to 35 days आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग विल हैव अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम ऑफ वीड कंट्रोल। वीड कंट्रोल में इसका क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्री इमरजेंस हर्बिसाइड मतलब किसी भी वीड के होने से पहले कौन से हर्बिसाइड का यूज करें, तो ये वो बता रखे हैं, जैसे कि मैंने ब्यूटाक्लोर भी बताया आपको, एनिलोफॉस भी बताया। Any herbicide has to be mixed with 50 kg of dry sand on the day of application, 3 to 4 days after transplanting, and apply uniformly to the field with thin filmed water on the 3 days after transplanting. Water should not be drained for next 2 days from the field or fresh irrigation should not be given. जब आप हर्बिसाइड का इस्तेमाल करो तो उसको याद रखो कि 2 दिन तक पानी उसमें से ड्रेन्ड नहीं होना चाहिए, पानी निकलना भी नहीं चाहिए, और साथ ही साथ उसमें फ्रेश इरिगेशन भी ना करें। पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड, अब क्या हो, मान लीजिए आपने आपकी ने वो जब बीज आने से, सॉरी बीज कह रहा हूँ, खरपतवार आने से पहले जो हर्बिसाइड यूज कर रहे थे वो तो मैंने आपको बता दी, लेकिन उसके होने के बाद क्या करें। मान लीजिए अब भी खरपतवार हो रही है तो 2,4-D सोडियम सॉल्ट लीजिए 1.25 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से, उसे डिसॉल्व कीजिए 625 लीटर पानी में विद अ हाई वॉल्यूम स्प्रेयर, और 3 हफ्ते 3 वीक आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग और व्हेन द वीड्स आर इन 3 to 4 लीफ स्टेज, इसको क्या करें, स्प्रे कर दें। अब हम बात करते हैं वाटर मैनेजमेंट की, इसमें पानी को कैसे मैनेजमेंट करें। देखिए इसमें पडलिंग और लेवलिंग मिनिमाइज द वाटर रिक्वायरमेंट। जब आप क्या करते हैं, खेत में पडलिंग करते हैं और लेवलिंग करते हैं, इससे क्या होता है, पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कम हो जाती है। और मेंटेन करके रखें 2.5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर ओवर द पडल। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, पडलिंग के दौरान 2.5 सेंटीमीटर की डेप्थ होनी चाहिए पानी की। और अलाउ करें ग्रीन मैन्योर टू डिकम्पोज फॉर अ मिनिमम ऑफ 7 days इन द केस ऑफ लेस फाइब्रस प्लांट लाइक sunhemp and 15 days for more fibrous green manure plant like कोलिंची। ठीक है, डिकम्पोज, देखिए ग्रीन मैन्योर को अगर आपको डिकम्पोज कराना है तो मान लीजिए अगर वो लेस फाइब्रस है जैसे सन है, तो उसको 7 दिन का समय दीजिए, या फिर 15 दिन का समय उन्हें दीजिए जो ज्यादा फाइब्रस है जैसे कोलिंची। एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग शैलो डेप्थ ऑफ 2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर इज एडिकेट। 2 सेंटीमीटर पानी अगर आपकी फील्ड में है एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांटिंग तो ये काफी है। सिंस हाई डेप्थ ऑफ वाटर विल लीड टू डीप प्लांटिंग रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ टिलरिंग। अगर आप ज्यादा पानी रखोगे तो क्या होगा, टिलरिंग अच्छी नहीं होगी, मतलब उसमें जो दाने लगेंगे वो ज्यादा नहीं लगेंगे। मेंटेन 2 सेंटीमीटर ऑफ वाटर अप टू 7 days ऑफ ट्रांसप्लांटिंग। ट्रांसप्लांटिंग के बाद 7 दिन तक 2 सेंटीमीटर का जो वाटर लेवल है उसको मेंटेन करके रखो। अबाउट 5 सेंटीमीटर सबमर्जेंस हैज टू बी कंटिन्यू थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड। जब ये 7 दिन निकल जाए तो पानी का जो लेवल है वो बढ़ा दो, उसको 5 सेंटीमीटर कर दो, और जब थ्रू आउट द क्रॉप पीरियड क्या करो, उसको 5 सेंटीमीटर ही रखो। Moisture stress due to inadequate water at rooting and tillering stage cause poor root growth, leading to reduction in tillering, poor stand and low yield। अगर मॉइस्चर स्ट्रेस होता है या फिर इनएडिकेट वाटर मिलता है एट रूटिंग एंड, जब उसकी रूट क्या होती है, स्टैब्लिश होती है टिलरिंग स्टेज पे, तो क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है टिलरिंग में और पुअर स्टैंड होता है या फिर यील्ड बहुत ज्यादा कम हो जाती है। क्रिटिकल स्टेजेस ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट इन राइस आर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि पानी में क्रिटिकल स्टेजेस कौन सी है वाटर रिक्वायरमेंट जिसमें पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सबसे पहला आता है पैनिकल इनिशिएशन, दूसरा आता है बूटिंग, तीसरा आता है हेडिंग और चौथा आता है फ्लावरिंग। इन 4 स्टेज में पानी की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है। अगर आपने इसमें पानी की क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट में कॉम्प्रोमाइज करा तो सीधे सीधे यील्ड पर असर पड़ता है।
The irrigation interval should not exceed the stipulated time so as to cause depletion of moisture level below the saturation level. इरिगेशन का जो इंटरवल है उसको बढ़ाए ना आप, जो इंटरवल रखा हुआ है जिससे कि 5 सेंटीमीटर जो उसके सबमर्जेंस है वो बना रहे, वो आप कंटिन्यू रखें. ड्यूरिंग बूटिंग एंड मैच्योरिटी स्टेज कंटिन्यूअस इनंडेशन ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड अबव लीड्स टू एडवांसमेंट इन रूट डिके एंड लीफ सेनेसेंस. लेकिन जब बूटिंग और मैच्योरिटी स्टेज आती है उसके दौरान भी अगर आप 5 सेंटीमीटर क्या वो रखते हो, पानी उसमें रखते हो, पानी का सैलाब उसमें बना कर रखते हो, तो क्या होता है, जड़ों के सड़ने का खतरा बढ़ जाता है और पत्तियों के मरने का भी खतरा बढ़ जाता है. साथ ही साथ डिले हो जाती है हेडिंग और रिडक्शन हो जाती है नंबर ऑफ फील्ड ग्रेन्स, पैनिकल और पुअर हार्वेस्ट इंडेक्स आता है. प्रोवाइड एडिकेट ड्रेनेज facilities to drain excess water or strictly follow irrigation schedule of 1 day after disappearance of ponded water. Last irrigation may be 15 days ahead of harvest. देखिए, एडिकेट ड्रेनेज फैसिलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और जो इरिगेशन शेड्यूल है उसको आप प्रॉपरली फॉलो करें. और 15 दिन पहले, हार्वेस्टिंग के 15 दिन पहले ही क्या करें, इरिगेशन रोक दें. अब हम बढ़ते हैं डिजीज एंड देयर कंट्रोल. आखिरकार पौधों जो राइस प्लांट है उसमें भी तो भाई बहुत सारी डिजीज और इंसेक्ट्स का अटैक होता है. तो अब हम जानते हैं कि उनको कंट्रोल कैसे किया जाए. तो डिजीज जो जिसमें कि हम बात करते हैं खैरा डिजीज, उसके लिए आप, ये कब होती है, जिंक डेफिशिएंसी की वजह से होती है. तो उसमें 5 किलो जिंक विद 2.5 kg लाइम इन 1000 लीटर ऑफ वाटर पर हेक्टेयर 10 डे आफ्टर ट्रांसप्लांटिंग उसको क्या करें, इस्तेमाल करें उसको कंट्रोल करने के लिए. ब्लास्ट का कंट्रोल करने के लिए सीड को ट्रीट करें थीरम से @2.5 kg पर हेक्टेयर ऑफ सीड या फिर ट्राईसाइक्लोजोल 75 वेटेबल पाउडर @1.5 ग्राम पर kg ऑफ सीड. इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो ब्लास्ट नहीं होगा. ब्राउन स्पॉट होता है तो कार्बेंडाजिम का यूज करें 2 ग्राम पर kg सीड या फिर मैनकोजेब का यूज करें 2.5 ग्राम पर kg के हिसाब से. बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट हो रहा है तो सीड को ट्रीट करें विद स्ट्रेप्टोसाइक्लिन जो कि 1 ग्राम है. कार्बेंडाजिम कितना, 20 ग्राम लें फॉर 8 to 10 kg ऑफ सीड इन 10 लीटर ऑफ वाटर फॉर 12 to 15 आवर्स. तो अगर आप इस तरीके से सीड को ट्रीट करते हैं तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट नहीं लगता है. इंसेक्ट्स एंड देयर कंट्रोल. अब गंधी बग जो कि प्लांट्स, राइस प्लांट में बहुत लगता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए स्प्रे करें कार्बरिल का @1500 ग्राम पर हेक्टेयर ड्यूरिंग आफ्टरनून आवर, दिन के समय में. स्टेम बोरर और लीफ फोल्डर को कंट्रोल करने के लिए क्या करें, स्प्रे करें कार्टेप @800 ग्राम पर हेक्टेयर या क्लोरोफाइरिफॉस 20 EC 2000 ml पर हेक्टेयर के हिसाब से. ब्राउन प्लांट हॉपर को कंट्रोल करना है तो स्प्रे करें इमिडाक्लोप्रिड 200 SI @125 ml पर हेक्टेयर या फिर थायोमेथोक्सैम @500 ग्राम पर हेक्टेयर. तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इन सब डिजीज और इंसेक्ट्स को कंट्रोल कर सकते हो. हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग. द क्रॉप शुड बी हार्वेस्टेड व्हेन द ग्रेन्स टर्न येलो. आप हार्वेस्टिंग जब करें जब ग्रेन्स का जो रंग हो वो कैसा हो जाए, येलो हो जाए. मॉइस्चर कंटेंट जो है वो बिलो हो जाए 25%. तो जो ईल्ड आती है, जो एवरेज ईल्ड होती है राइस वेराइटी की इन अपलैंड राइस में कितनी होती है, 2 से 2.5 टन पर हेक्टेयर. लो लैंड राइस में होती है 4.5 से 5 टन पर हेक्टेयर और हिली रीजन में होती है 3 से 3.5 टन पर हेक्टेयर. विद रिस्पेक्ट टू राइस हाइब्रिड एंड इरिगेटेड इकोलॉजी, जो हाइब्रिड राइस होती हैं और वो भी इरिगेटेड उसमें लगाई जाए तो 5.5 से 6 टन पर हेक्टेयर भी ईल्ड मिलती है. तो ये मैंने आपको बताया कि कैसे राइस की खेती होती है, धान की खेती आखिर होती कैसे है. अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको बताऊं कि एक तो मैं आपके लिए क्लास लेके आऊंगा राइस से रिलेटेड ही, जो कि मोस्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में राइस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में, ताकि अभी तक आपने जो पढ़ा है वो भी क्लियर हो, साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं वो भी क्लियर हो, साथ ही साथ जो राइस की डिजीजेज होती हैं, साथ ही साथ जो राइस में जो इंसेक्ट्स लगते हैं उनकी भी एक सेपरेट क्लास में लूंगा. तो अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें. थैंक्स फॉर वॉचिंग.